हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स, साथ ही साथ मिलते हैं आपको बोर्ड की फ्री नोट्स। जिस भी टॉपिक की हम बात करते हैं उसकी हम फ्री नोट्स दे देते हैं। आपको केवल स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी अपनी नोट्स में अच्छी तरीके से उसे नोट डाउन कर लेना है। बेहतर नोट्स बनाना है। बोर्ड का यही रूल है कि बेहतर लिखो, बेहतर रिवीजन दो अपने आप को, ताकि आप बेहतर लिख के आए बोर्ड एग्जाम में और आपके बढ़िया नंबर आए। यही मात्र एक रूल है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर्स को गेन करने का। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस लेक्चर को, जिसमें हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। और आपको, अगर आपने कभी प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो आपको एक चीज पता होगी, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और एक्सप्लेन करना है इसको डायग्राम के साथ। इस तरह से करके क्वेश्चन आए। कई बार केवल लॉ पूछे गए, कई बार केवल पहला लॉ पूछा गया, कई बार केवल सेकंड लॉ पूछा गया। और इसमें कई तरीके की चीजें अलग अलग एग्जाम, मतलब अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछी गई हैं। तो आपको अच्छी तरीके से इसको समझना है, रटना नहीं है। मैं पहले ही कहता हूं सारी चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा, आपको एज इट वैसे ही लिखना है, वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है। लेकिन रटना नहीं है, चीजों को समझना है, ताकि आप साइंस जब पढ़ रहे हैं तो अगर सब कुछ आप रट रहे हैं और साइंस भी रटेंगे तो फिर क्या मतलब है। हाँ, तो इसलिए कह रहा हूं अच्छी तरीके से लेक्चर को आप अटेंड करें। अगर आप लेक्चर अच्छी तरीके से अटेंड करते हैं तो आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, रटना कुछ नहीं पड़ेगा। जब मैं आपको रिफ्रैक्शन बता रहा था, रिफ्रैक्शन हमने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था, आज तो हम लॉ पढ़ रहे हैं। जब मैंने पहला लेक्चर रिफ्रैक्शन का लिया था उस दौरान मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन में होता क्या है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है और लाइट बेंडिंग को शो करती है, और वही आपका क्या है, रिफ्रैक्शन है। यानी आपको दो मीडियम बनाने पड़ेंगे। पहला मीडियम हम ले लेते हैं कि एयर है, और ये नीचे वाला जो दिख रहा है वो ग्लास टाइप का दिख रहा है, इसीलिए दूसरे मीडियम को हम ग्लास मान लेते हैं। जब लाइट एयर से ग्लास में आएगी, जरा ध्यान से देखिएगा, जब लाइट एयर से ग्लास में आएगी, इसके लिए आपको एक नॉर्मल लाइन खींचनी पड़ेगी। यहां पर हम एक नॉर्मल लाइन डाल देते हैं ऐसे करके। जब लाइट एयर से ग्लास में आएगी तो वैसे उसे ऐसे निकल जाना चाहिए था, सीधा ऐसे करके अपने पाथ में चले जाना चाहिए था। बट बेटा यहां पर होती है बेंडिंग, और लाइट ऐसे करके ऐसे बेंड हो जाती है, और इसी को तो हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको हम रिफ्रेक्टेड रे बोलते हैं, इसको हम इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इसे मैं इंसिडेंट पॉइंट बोलता हूं, और इसे हम नॉर्मल बोलते हैं, इसे हम नॉर्मल बोल देते हैं। ओके, ठीक है। यहां पर दो एंगल बनते हैं, एंगल आई और एंगल आर। यहां पर एंगल आई बनता है और यहां पर एंगल आर बनता है। वैसे जब आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा वहां पर आपको पढ़ाया जाता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, बट यहां पर आपको पढ़ाया जाता है एंगल आई डज नॉट इक्वल टू एंगल आर। ये आपका सेकेंड लॉ है रिफ्रैक्शन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसे समझना है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अच्छी तरीके से केवल दिमाग में कॉन्सेप्ट को सेट करना है, बाकी सारी चीजें अभी मैं लिखवा दूंगा, वो अपने आप समझ में आ जाएंगी। ये आपका सेकेंड लॉ हो जाता है, और इसी लॉ को, पहला लॉ मैं बता दूंगा बहुत ही आसान है, सेकेंड वाला हमें समझना है। इसी लॉ को स्नेल साइंटिस्ट ने दिया, और उन्होंने कहा कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को बाद में कहा गया कि ये n है, और इस n को कहा गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यहीं पर छिपा हुआ है। अब मैं अच्छी तरीके से एक बार फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्नेल साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने कहा इस एंगल को कहा कि साइन आई कह देते हैं। उन्होंने कहा इस एंगल जो इसको हम आर बोल रहे थे, इन्होंने कहा इसको साइन आर कह देते हैं। वैसे साइन आई और साइन आर कभी इक्वल नहीं होंगे, लेकिन हमेशा कांस्टेंट होंगे। कहने का मतलब यह है कि हर एक मीडियम में साइन आई और साइन आर की एक वैल्यू निकल के आती है, और वो वैल्यू फिक्स होती है, और इसी फिक्स को तो कांस्टेंट बोल देते हैं। इसी फिक्स को तो क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट बोल देते हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं एयर की बात करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं एयर की बात करता हूं तो एयर में जो एन होता है ना, एयर के लिए जो एन होता है,
यानी ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एयर के लिए कांस्टेंट वैल्यू 1.0003 होती है बेटा। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर इसी तरह मैं बात करूं बेटा, किसकी बात करूं, आइस की बात करूं, किसकी, आइस की बात करता हूं, आइस की। तो आइस में जो एन होता है ये क्या होता है, जरा ध्यान से बताएं, 1.33। कितना होता है, 1.31, 1.31। ये किसके लिए होता है, आइस के लिए होता है। यानी सभी मीडियम के लिए ये जो एन है ये फिक्स होता है। इसी को स्नेल ने बताया साइन आई और साइन आर कह के। इन्होंने कहा कि साइन आई साइन आर तो इक्वल नहीं होंगे, लेकिन कांस्टेंट जरूर होंगे। एक फिक्स वैल्यू ही निकल के आएगी, एक फिक्स वैल्यू ही निकल के आएगी, वो हमेशा फिक्स होगी। जैसे एयर का हमेशा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना ही होगा और आइस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना ही होगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बातें हम और भी अच्छी तरीके से आने वाले लेक्चर में करेंगे। जो कल का लेक्चर रहेगा वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिए रहेगा। अभी मैं साइन आई और साइन आर को समझा रहा हूं, कल मैं आपको समझाऊंगा इस एन को अच्छी तरीके से डिटेल में। ठीक है, चलिए। तो पहला लॉ ये था, पहला लॉ, दूसरा तो समझ में आ गया होगा। पहला लॉ ये कहा गया कि जो इंसिडेंट रे हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, और ये जो नॉर्मल है और जो ये इंसिडेंट पॉइंट है, तीनों सेम पाथ पर लाई करते हैं या सेम प्लेन पर लाई करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं दो रेज ले लूं, सपोज दैट ये हो गया इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये ऐसे करके जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। और ये थोड़ा सा बेंड हो रही है, मान लो भी हम बेंडिंग को नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। ये इंसिडेंट रे हैं और ये रिफ्लेक्टेड रे हैं। जब मैं इनको पकड़ूंगा और इस पॉइंट में जहां पर इनका ज्वाइंट है, इसको मैं बोलता हूं कि ये इंसिडेंट पॉइंट है, और एक लाइन खींच दूंगा तो नॉर्मल हो जाएगा। जब मैं इनको लेकर किसी प्लेन पर रखूं, सपोज दैट हाथ मेरा प्लेन है और ऐसे रख दूं, तो देखो ये एक सेम प्लेन पर आ गए, देखो ये एक सेम प्लेन पर आ गए। लेकिन अगर ये कभी ऐसा होता, सपोज दैट ये रेज ऐसी होती कि ये इंसिडेंट रे हैं और ये रिफ्लेक्टेड रे हैं, अगर मैं इनको कभी सेम प्लेन पर रखता, ऐसे करके ऐसे रख देता, तो देखो एक तो इधर है लेकिन एक ऊपर की तरफ जा रहा है, सेम प्लेन पर नहीं है ये। लेकिन ये वाला केस यहां पर देखने के लिए नहीं मिलता। यहां पर जो केस देखने के लिए मिलेगा वो ये वाला केस देखने के लिए मिलेगा। जब आप इनको रखेंगे तो ये सेम प्लेन पर आ जाएंगे। ये पहला लॉ था। अब मैं आपको बताता हूं कि बोर्ड एग्जाम में अगर ये आ गया तो आपको नोट्स किस तरह से बनानी है और किस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आइए जरा ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, आइए आइए देखते हैं पहले लॉ को। आपके सामने लिखा भी हुआ है कि ये आपका रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है। पहला लॉ ये कहता है, जो अभी अभी मैंने आपको बताया, कि ये जो इंसिडेंट रे हैं, ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, और यहां पर जो इंसिडेंट पॉइंट बन रहा है आईपी, और ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल लाइन, ये सेम पाथ पर लाई करते हैं। जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो विशेष ध्यान देंगे, अकॉर्डिंग द फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जरूर आप लिखेंगे। बच्चे इसको नहीं लिखते, इसको कहते हैं लिखने का क्या काम है। अरे इसे लिखने का काम क्या है बेटा, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा ये देखा गया कि कौन बच्चा कितना चीजों को डिटेल में लिख रहा है, ब्रीफ में लिख रहा है। और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोर्ड एग्जाम में लिखने का रूल हमेशा से रहा है। आपको लाइनें ऐड करनी होगी और बढ़िया लाइनें ऐड करनी होंगी। यानी शुरुआत में आपको ये लिखना ही पड़ेगा, अकॉर्डिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं पहले लाइन में। ठीक है, जो आपको सही लगे, एक नॉर्मल जो इंट्रोड्यूस करे इस लॉ। ओके, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इंसिडेंट रे जो हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, एंड जो नॉर्मल पॉइंट हैं, ये सभी सेम पाथ पर लाई होते हैं या सेम प्लेन पर लाई करते हैं। अगर इनको एक प्लेन पर रख दिया जाए तो सभी एक प्लेन पर आ जाएंगे। ये आपका पहला लॉ है, सामने है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अरे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या? हाँ सर ले लिया स्क्रीनशॉट इसका। तो आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड लॉ को समझते हैं, जो मैंने आपको समझाया तो है ही है, लेकिन और एक बार हम लिख के देख लेते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको समझा सकूं, फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या है, अकॉर्डिंग द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट
एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी ये कांस्टेंट होगा जो मीडिया के पेयर दिए होंगे उनके लिए, और हमेशा ये कांस्टेंट होगा। ये चीज हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। इसको हमने लिखा एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और इसी कांस्टेंट को आगे मैं क्या कह दूंगा? एन, और इसी एन को आगे मैं क्या कह दूंगा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ओके, ठीक है, ठीक है। इस लॉ को किसने दिया था? जरूर याद रखिएगा, एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है। इस लॉ को किसने डिस्कवर किया था? स्नेल साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए आपसे, व्हाट इज लॉ ऑफ स्नेल्स लॉ, या पूछा जाए व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो बेटा आपको याद रखना है कि रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ ही क्या है? स्नेल्स लॉ है। क्योंकि इन्होंने ही डिस्कवर किया था, तो इन्होंने अपना नाम भी चिपका दिया कि हमारा नाम भी याद रखें स्टूडेंट, इसीलिए इनके नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। अरे बोलो, ये बात समझ में आ गई क्या? आओ जरा ध्यान से इसको अच्छी तरीके से लिख लें, अच्छी तरीके से इसको लिख लें। आपने क्या समझा? आपने अभी तक समझा कि जो साइन आई और साइन आर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं साइन आई, और ये मैंने लिख दिया साइन आर, और ये कांस्टेंट वैल्यू एन को देंगे, और एन जो होगा वो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। अरे इसीलिए तो इसको मैं कांस्टेंट बोलता हूं, इसीलिए तो इसको मैं कांस्टेंट बोल देता हूं, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स आती है। मैंने आपको बताया भी कि अगर मैं एयर की बात करता हूं तो एयर में ये वैल्यू 1.0003 है। अगर मैं आइस की बात करता हूं तो ये वैल्यू 1.3 और 3 है, 3 और 1 है। ऐसे करके बहुत सारे हैं जो हमें याद रखना है। आप ग्लास का भी एक बार याद रख लें, या वाटर की बात कर लेते हैं। चलो वाटर की बात कर लेते हैं। वाटर का कितना होता है? 1.33 होता है। ऐसे करके आपको याद रखने पड़ेंगे, और बहुत सारे हैं। मैं आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कल बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। आज मैं क्योंकि रिफ्लेक्शन के लॉ समझा रहा था तो उन्हीं पर यह पॉइंट आ गया, तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। ठीक है, आ जाओ थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, क्योंकि एन को जानना भी जरूरी है। आज आपने एन पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि एन है क्या एक्चुअल में। मैंने आपको बताया कि एन क्या है? एन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स साइन आई साइन आर की जो वैल्यू आती है वही तो है। अरे साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू आती है वही आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, वही आपका क्या है? एन है। इसको एन सिंबल से डोनेट करते हैं, यहां पर हमने लिखा भी है, और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। चिपका के मत चले आना किलोमीटर प्रति सेकंड, ऐसे कुछ मार के चले आओ, ऐसे ऑप्शन तो गलत हो जाएगा बेटा ना। तो अगर ऑप्शन में यूनिट के साथ ये आ जाए तो उस ऑप्शन को मत चूज करना, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इसको एन सिंबल से लिखते हैं, और है क्या? साइन आई और साइन आर जो भी आएगा वही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा आपका। अरे बोलो समझ में आ गया क्या? अरे बोल दो समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। तो बेटा कल के लेक्चर में मैं आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के टाइप्स बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसी एन की हम ब्रीफ में बात करने वाले हैं कल के लेक्चर में। तो सभी बच्चे कल का लेक्चर जरूर अटेंड करें। आई होप आज का लेक्चर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पर। टाटा बाय बाय बेटा, बाय।